देखिए हमने 3 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं 15.4। 15.4 में मैंने आपको आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में बताया था और इससे रिलेटेड हमने एक इक्वेशन फाइंड की थी। वो इक्वेशन मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। सबसे पहली बात, यहाँ पर ये जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, दिस क्वेश्चन इज यूज द फॉर्मूला v is equal to under root gamma p upon density and you have to compare this equation with these quantities। और इन क्वांटिटीज के चेंज होने से वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा ये बताना है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को थोड़ा चेंज करते हैं। इसको चेंज करने के लिए आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करेंगे। आपकी स्क्रीन पर विजिबल है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और ये जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है इसको हम चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास। ये वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब इस इक्वेशन में आप इसको पुट करोगे तो ये हो जाएगा पीवी इज इक्वल टू एम अपॉन एम आर टी। इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं, पीवी इज इक्वल टू एम आर टी अपॉन एम, ऐसा लिख देते हैं। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ये जो वॉल्यूम है इसको हम लोग इधर डिवाइड में लेकर के आएंगे। सो दिस विल बी मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन बन जाएगी P इज इक्वल टू रो आर टी अपॉन एम। ये जो रो है इसको हम लोग इधर शिफ्ट कर देते हैं। सो इट विल बी इन द डिवाइड ऑफ द प्रेशर। सो प्रेशर अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू आर टी अपॉन एम। और इस इक्वेशन से हमने क्या सीखा? इस इक्वेशन से हमने ये सीखा कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाएगा तो उस केस में आर टी अपॉन एम क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। तो आर टी अपॉन एम की जगह पर क्या लिख सकते हैं? एक कांस्टेंट लिख सकते हैं। सो वी आर पुटिंग दैट आर टी अपॉन एम इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। तो जब आप इसको पुट करोगे तो फॉर्मूला बनेगा P अपॉन रो इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पर वेलोसिटी का एक फॉर्मूला आ रहा है, अंडर रूट गामा P अपॉन डेंसिटी, प्रेशर अपॉन डेंसिटी, दिस इज गामा। गामा जो होता है वो स्पेसिफिक हीट का रेशियो होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसके रेशियो को गामा बोला जाता है, जो कि हमने काइनेटिक थ्योरी के अंदर अच्छे से स्टडी किया था कि मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राई एटॉमिक गैसेस के गामा कैसे फाइंड किए जाते हैं। तो उसके लिए पहले आपको सीपी और सीवी की वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे सीपी की वैल्यू 5/2r और सीवी की वैल्यू 3/2r है, तो इन दोनों को डिवाइड करने से एक वैल्यू आएगी जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि दोनों स्पेसिफिक हीट में कितना डिफरेंस होता है, कितने टाइम्स का डिफरेंस होता है। एनीवेज गामा हम लोग स्टडी कर चुके हैं। गामा को आप लोग ये बोल सकते हैं रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। इसके अलावा आप इसको एडियाबैटिक एक्सपेंशन फैक्टर भी बोलते हैं। अब P अपॉन रो की जगह क्या लिख सकते हैं? P अपॉन रो के प्लेस पे लिखा जा सकता है आर टी अपॉन एम। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में P अपॉन रो की जगह पर आर टी अपॉन एम लिख देंगे, तो ये आएगा गामा आर टी अपॉन एम। तो वेलोसिटी के ये दो फॉर्मूला आ जाएंगे। ओके, अब सबसे पहली बात, इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। तो इसमें ये जो फर्स्ट टर्म पूछी जा रही है कि जो वेलोसिटी है वो प्रेशर से इंडिपेंडेंट है, तो आंसर है यस, ये प्रेशर से इंडिपेंडेंट ही है। वेलोसिटी क्या नहीं होती? चेंज नहीं होती। क्या चेंज होने से? प्रेशर के चेंज होने से। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो उतने ही रेशो में क्या बढ़ जाएगी? डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो साउंड वेव जब चलती है किसी मीडियम में, तो जिस जगह पर कंप्रेशन होता है उस जगह पर प्रेशर इंक्रीज होता है। प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब है कि वहां के पार्टिकल क्लोजली स्पेस्ड हो जाते हैं, और क्लोजली स्पेस्ड होने से डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। तो जितने टाइम्स प्रेशर इंक्रीज होगा उतने ही टाइम्स क्या इंक्रीज हो जाएगी? उतने ही टाइम्स डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे आप प्रेशर को डबल करेंगे तो डेंसिटी भी डबल हो जाएगी। तो अल्टीमेटली जब आप इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे 2p अपॉन 2 रो, तो वो कैंसिल हो जाएगा, फिर से क्या आएगा? फिर से सेम वेलोसिटी आएगी। तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि प्रेशर को चेंज करने से उसी रेशो में उसी टाइम उतने ही टाइम्स डेंसिटी चेंज होती है। और अगर प्रेशर डिक्रीज होता है, जैसे रेयर फ्रैक्शन होता है, तो उस समय पे मीडियम की डेंसिटी कम हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा रेशो ही चेंज होता है, दिस रेशो। तो ये p अपॉन रो जो है वो कांस्टेंट रहता है, ये रहा p अपॉन रो इज कांस्टेंट। तो p अपॉन रो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एक क्वांटिटी बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी में भी चेंज होता है। सो वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ साउंड इन एयर
डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट, इंक्रीज विद टेम्परेचर, इंक्रीज विद टेम्परेचर, ये तो आपको फॉर्मूला में दिख ही रहा है कि P अपॉन रो कांस्टेंट क्यों है, ये P अपॉन रो कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो RT अपॉन M भी कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो प्रेशर बदल जाएगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो क्या चेंज हो जाएगा, प्रेशर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं प्रेशर चेंज हो जाता है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द अंडर रूट ऑफ द टेम्परेचर, square root of the temperature. So this is the relation. So if we increase the temperature, then velocity will increase. तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, जिसमें हम लोग ये बोलेंगे कि जो वेलोसिटी है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। दूसरे में बोलेंगे जो वेलोसिटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर। सो इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर देन द वेलोसिटी ऑफ द साउंड, स्पीड ऑफ साउंड विल इंक्रीज इन एयर। अब बात आती है ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी वाले पॉइंट को अच्छे से समझिए। सबसे पहली बात, ह्यूमिडिटी के इंक्रीज होने से क्या होगा, तो आंसर है एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी। अब ये बात समझ में नहीं आई कि ह्यूमिडिटी बढ़ने से तो वाटर वेपर की प्रेजेंस बढ़ेगी, आसपास के एयर पार्टिकल्स के अंदर वाटर वेपर भी आ गया तो पार्टिकल का नंबर तो बढ़ गया, पार्टिकल का नंबर तो बढ़ गया लेकिन डेंसिटी कम हो गई है। तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने से डेंसिटी कम क्यों होती है, पहले आप ये सीखिए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं that humidity increases then effective density decreases। डेंसिटी डिक्रीज क्यों होती है, आपने पढ़ा है कि एयर के अंदर मोस्ट ऑफ द गैसेज है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का मोलर मास होता है 28 यूनिट, या एक मॉलिक्यूल का मास होता है 28 यूनिट। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास होता है 32 यूनिट। तो आपके पास ये एयर थी, इस एयर के अंदर नाइट्रोजन के पार्टिकल्स हैं ये वाले, और जो ब्लू कलर से बना रहा हूँ वो ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हैं। अब इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स आने वाले। वाटर मॉलिक्यूल जो होगा उसको हम लोग H2O से लिखते हैं, और इसके एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है 18 यूनिट। तो अब इसमें जो पार्टिकल आया वो तो काफी छोटा था, उसका मास कम था। उसका मास क्या था, उसका मास बहुत स्मॉल था, क्योंकि उसमें एक ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है, तो एक मॉलिक्यूल का मास है 18 यूनिट। तो पहले जो एयर थी उसमें क्या था, उसमें 28 यूनिट मास के 32 यूनिट मास के पार्टिकल थे, लेकिन अभी जो एयर है उसमें 18 यूनिट मास के पार्टिकल आ चुके हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो क्या चेंज हो चुका है, मास डिक्रीज हो चुका है। तो पर यूनिट वॉल्यूम में जो पार्टिकल्स आपको मिलेंगे वो पार्टिकल अब 18 यूनिट मास के हैं, कम मास के हैं। तो अगर मास डिक्रीज हो चुका है तो क्या डिक्रीज हो जाएगी, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। और अगर डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो ये रहा फॉर्मूला देखिए, V इज इक्वल टू गामा P अपॉन रो। तो अगर डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो इस फॉर्मूला से हम एक रिलेशन बना सकते हैं। रिलेशन बनेगा दैट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ द एयर। वेलोसिटी इज इक्वल टू द इफेक्टिव डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द इफेक्टिव डेंसिटी। ये इसका रिलेशन बनेगा। तो अगर डेंसिटी डिक्रीज होगी तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो इसका आंसर हम लोग इस फॉर्मूला से देंगे। तो क्या लिखा जाएगा, लिखा ये जाएगा कि ह्यूमिडिटी के इंक्रीज होने से, एनवायरनमेंट के ह्यूमिड होने से इफेक्टिव डेंसिटी डिक्रीज होती है, और डेंसिटी के कम होने से वेलोसिटी इंक्रीज होती है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ जी, क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है। सबसे पहली बात, आप इस क्वेश्चन को रीड करेंगे। दिस क्वेश्चन, इसको डार्क किया मैंने 15.5। इस क्वेश्चन में देखिए क्लियर कट लिखा हुआ है, यू हैव लर्न दैट ए ट्रेवलिंग वेव इन वन डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेव फंक्शन। ये कहता है जो ट्रेवलिंग वेव होती है हम उसको एक वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो जो वेव फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो हमने पढ़ा था y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा t प्लस फाइव। तो ये इसका वेव फंक्शन होता है। तो ये जो वेव लिखी गई है ये एक ट्रेवलिंग वेव को रिप्रेजेंट करती है, और वो ट्रेवलिंग वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, वो ट्रेवलिंग वेव प्लस x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, इन दिस डायरेक्शन। तो जब वेव लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में चलती है, प्लस x डायरेक्शन में चलती है, तो उस समय उसकी वेव इक्वेशन इस तरह से लिखी जाती है। तो ये एक ट्रेवलिंग वेव को रिप्रेजेंट कर रही है।
ओके, अब इसने बोला कि हम एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं जो x और t के टर्म्स में होता है। ये रहा x और ये रहा t। y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t। तो यहाँ पर x भी है और यहाँ पर t भी आ रहा है। तो इसने बोला कि एक वेव फंक्शन है जिसको हम x और t के टर्म्स में डिस्क्राइब करते हैं, और बोलता है कि ये जो वेव फंक्शन है अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं x प्लस माइनस वी टी, तो क्या इस वेव फंक्शन का कन्वर्स पॉसिबल है? कन्वर्स पॉसिबल है क्या? अब देखो इसको आपको समझना है कि कन्वर्स का क्या चक्कर है इसमें। ये वाला, ये स्टेटमेंट देखिए जिसको मैंने हाईलाइट किया येलो कलर से, इज द कन्वर्स ट्रू। कन्वर्स का मतलब है कि क्या सारे फंक्शन ट्रेवलिंग वेव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है आपको। इसका मतलब क्या है? डज एवरी फंक्शन ऑफ x and t represent a traveling wave? तो आंसर है नहीं, सारे फंक्शन ट्रेवलिंग वेव को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में इसने खुद एग्जांपल दे रखे हैं, देखो नीचे x माइनस वी टी होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये भी एक फंक्शन है जिसमें x भी आ रहा है और t भी आ रहा है, लेकिन क्या ये वेव को रिप्रेजेंट करेगा? तो आंसर है नो, ये वेव को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें साइन फंक्शन नहीं है, कोस फंक्शन नहीं है। तो बिना उसके हम लोग रिपीटेशन कैसे दिखाएंगे? और वेव्स में हम लोग क्या देखते हैं कि रिपीटेशन होता है। जैसे कि ये वेव यहाँ से यहाँ तक गई 0 से 2 पाई, फिर उसके बाद 2 पाई फेज के बाद फिर रिपीट होती है इस तरह से, 2 पाई से 4 पाई, फिर 4 पाई के बाद फिर रिपीट होती है। तो ये रिपीटेशन कैसे दिखाएंगे? बिना साइन और कोस फंक्शन के। ओके, तो यहां पर इसने बोला डज सॉरी इज द कन्वर्स ट्रू। इसका कन्वर्स ट्रू है, इसका मतलब है कि क्या x और t के सारे फंक्शन ट्रेवलिंग वेव को रिप्रेजेंट करते हैं? तो आंसर क्या लिखेंगे? नो, ऑल फंक्शंस of x comma t does not represent traveling wave, does not represent traveling wave। तो x और t के सारे फंक्शन ट्रेवलिंग वेव को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अब हम आते हैं, इसने जो नीचे एग्जांपल दे रखे हैं उसको एग्जामिन करते हैं, उसको पता लगाते हैं, एनालाइज करते हैं उसको, कि देखते हैं कि ये रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं ट्रेवलिंग वेव को या नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। कैसे पता करते हैं हम देखिए। सबसे पहली बात यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस, ये रहा, ये तीन फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है x माइनस वी टी होल स्क्वायर। तो इसको प्रूफ करना है, प्रूफ करने के लिए हम लोग जीरो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन ले रहे हैं x माइनस वी टी होल स्क्वायर। तो इस फंक्शन में मैं x की वैल्यू जीरो रख रहा हूँ और t की वैल्यू जीरो रख रहा हूँ। लेट लिख देते हैं, लेट x इज जीरो एंड t इज जीरो। x और t दोनों को जीरो लिखोगे तो ये जो भी फंक्शन था इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। और अगर फंक्शन की वैल्यू जीरो आ रही है तो सीधा सा मतलब क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये तो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स ए पॉइंट। अब आप x की वैल्यू चेंज करोगे t की वैल्यू के रिस्पेक्ट में, तो उस केस में ये दूसरे पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग कार्टेशियन सिस्टम जो पढ़ते हैं, x और y का जो सिस्टम पढ़ते हैं, उसमें ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? कभी इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, कभी इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, कभी इस पॉइंट को, कभी इस पॉइंट को। तो ये वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसमें रिपीटेशन नहीं आ रहा है, इसमें साइन और कॉस फंक्शन नहीं आ रहा है। साइन और कॉस फंक्शन आता तो हम बोल देते कि इसकी वैल्यू रिपीट होती, लेकिन आप तो इसकी वैल्यू पुट करोगे तो आपको अलग अलग पॉइंट्स मिलते जाएंगे ग्राफ के अंदर। तो आप इसका ग्राफ तो बना लोगे नो डाउट, लेकिन अलग अलग पॉइंट्स आपको मिलेंगे, रिपीटेशन नहीं देखने को मिलेगा आपको। तो ये किसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता? इट डज नॉट रिप्रेजेंट ए ट्रेवलिंग वेव। तो इसमें क्या बोलेंगे इसके लिए? डज नॉट रिप्रेजेंट ट्रेवलिंग वेव, ट्रेवलिंग वेव को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। देखो ट्रेवलिंग वेव के लिए फंक्शन कैसा होना चाहिए? क्या पढ़ा था हमने? हार्मोनिक फंक्शन होना चाहिए। हार्मोनिक फंक्शन, या उसकी बजाय आप क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक मतलब रिपीटेशन हो, जिसमें रिपीटेशन हो, ऐसा फंक्शन यूज करेंगे। अब दूसरे फंक्शन पे आते हैं। दूसरा जो फंक्शन है उसमें लिखा हुआ है log x माइनस वी टी अपॉन एक्स नॉट।
ठीक है भाई, इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं हम। देखते हैं क्या वैल्यू आती है 0 0 पे। उसके बाद 1 1 लिखेंगे तो रिपीटेशन होगा क्या? तो आंसर रिपीटेशन तो नहीं होगा। कैसे नहीं होगा देखिए। तो सेकंड जो क्वेश्चन है, उस सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है log x प्लस वी टी अपॉन एक्स नॉट। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करने वाला हूँ लेट x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने लिखा log 0 प्लस 0, v को 0 लिख देंगे, v 0 इंटू टी डिवाइड बाई एक्स नॉट। तो 0 के डिवाइड में कुछ नंबर आ रहा है, एक्स नॉट आ रहा है। तो 0 के डिवाइड में जब कुछ भी आता है तो वो क्या हो जाता है? इन्फानाइट। तो बेसिकली log 0 जो होता है वो क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। 0 के डिवाइड में कुछ भी होगा वो 0 माना जाएगा एंड दिस विल बी log 0, और log 0 की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी। तो ये भी किसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा? डज नॉट रिप्रेजेंट वेव, ट्रेवलिंग वेव। ये भी किसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा? ये भी ट्रेवलिंग वेव को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। डज नॉट रिप्रेजेंट ट्रेवलिंग वेव। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं वैल्यूज पुट करके। सेवनटीन है सर, 11 साइंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस, नहीं 1 प्लस नहीं, 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस वी टी। फिर से क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, t की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो ये तो हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 0। 1 डिवाइड बाय 0 तो a की वैल्यू बताएगा इन्फिनिटी। तो ये भी किसको रिप्रेजेंट नहीं करता? ये भी किसी वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो ये तीनों ही वेव फंक्शंस को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, लेकिन तीनों फंक्शन किसको कैरी कर रहे हैं? तीनों फंक्शंस में क्या आ रहा है? x और t आ रहा है। तो कन्वर्स का मतलब क्या था? कन्वर्स का मतलब ये था कि क्या सारे x और t के फंक्शन वेव को रिप्रेजेंट करेंगे? तो आंसर है नो। सभी x और t के फंक्शंस वेव को, ट्रेवलिंग वेव को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। उस फंक्शन में साइन और कोस टर्म्स का आना जरूरी है, ताकि हम लोग किसको दिखा सकें? रिपीटेशन को दिखा सकें, पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है। इसमें आपको बता रखा है कि एक बैट है, एक चमगादड़ है। दिस क्वेश्चन 15.6। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें दे रखा है ए बैट एमिट्स अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड कौन सी होती है? जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। आप उनको अल्ट्रासाउंड भी बोल सकते हैं या अल्ट्रासोनिक साउंड भी बोल सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा है। तो ये तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1000 किलो हर्ट्ज। तो एक जो बैट है वो कितनी फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस कर रही है? वो प्रोड्यूस कर रही है 1000 किलो हर्ट्ज। किलो का मतलब क्या होता है? फिर से 1000। तो 1000 इंटू 1000, दिस विल बी 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज। तो 1000 किलो हर्ट्ज को क्या लिख सकते हैं? 1 मिलियन हर्ट्ज भी लिख सकते हैं, 1 मिलियन या 1 मेगा हर्ट्ज। दिस इज 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज। अब बोल रहा है इफ द साउंड मीट्स ए वाटर सरफेस, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड साउंड एंड ट्रांसमिटेड साउंड। अब सबसे पहले आप इसका डायग्राम समझिए, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। इसमें यह बोला जा रहा है कि जो वेव है यहां पर हम लोग वाटर सरफेस दिखाते हैं, ये वाटर सरफेस है। अब इसमें रिफ्लेक्शन भी होगा और ट्रांसमिशन भी होगा, दोनों चीजें होंगी। एक साउंड वेव आ रही है इस डायरेक्शन से, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द साउंड वेव एंड इट इज इंसिडेंटिंग ऑन द वाटर सरफेस। तो ये कौन सी रे है? ये इंसिडेंट रे है। इस पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये रहा नॉर्मल, और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। अब कुछ साउंड वेव रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो रिफ्लेक्टेड वे को तो हम ऐसे दिखा देते हैं, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, और यहाँ पे आएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। ये इस डायरेक्शन में चली गई, सरफेस को स्ट्राइक किया और वापस उसी मीडियम में चली गई, तो ऐसे फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्लेक्शन। अब होगा ट्रांसमिशन।
ट्रांसमिशन में क्या होगा, ये साउंड वेव इस मीडियम में आगे भी चली जाएगी, तो ये साउंड वेव इधर आगे की तरफ भी जा रही है, इस मीडियम के अंदर वाटर के अंदर भी जा रही है, तो ये हुआ यहाँ पर ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन हुआ तो ट्रांसमिशन वाले को हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रांसमिटेड वेव। दिस इज ट्रांसमिटेड वेव। अब आपसे बोला जा रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे की वेवलेंथ बताइए और ट्रांसमिटेड वेव की वेवलेंथ बताइए। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या बनेगा, दोनों की वेवलेंथ बतानी है। अब वेवलेंथ बताने के लिए सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि रिफ्लेक्टेड रे कहाँ ट्रेवल कर रही है, तो आंसर है रिफ्लेक्टेड रे तो एयर में ट्रेवल कर रही है, और ट्रांसमिटेड वेव कहाँ ट्रेवल कर रही है, तो आंसर है वाटर में ट्रेवल कर रही है। तो फॉर्मूला में स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी आएगा, तो स्पीड जब एयर रिफ्लेक्टेड रे के लिए लिखेंगे तो एयर के अंदर स्पीड लिखेंगे, साउंड की क्या स्पीड होती है। जब ट्रांसमिटेड वेव की वेवलेंथ निकालेंगे तो वेलोसिटी कौन से वाली लिखेंगे, वाटर वाली लिखेंगे, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, देखो ये रहा 1000, इट इज गिवन हेयर। एयर के अंदर कितनी स्पीड है, 340 मीटर पर सेकेंड, और वाटर के अंदर कितनी स्पीड है, 1486 मीटर पर सेकेंड। तो बैट जो साउंड वेव प्रोड्यूस कर रही है, वो साउंड वेव का रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, वो साउंड वेव का ट्रांसमिशन भी हो रहा है। तो पानी के अंदर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो भी उस साउंड वेव को सुन सकते हैं जो बैट ने एयर में प्रोड्यूस की थी, वो वाटर के अंदर चली गई साउंड वेव, ट्रांसमिशन भी होगा इसका। अब आपको वेवलेंथ निकालनी है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या बनेगा, वेवलेंथ का जनरल फॉर्मूला बनेगा स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी, स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले वेवलेंथ निकालते हैं एयर में, तो एयर की वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए यहां लिखेंगे वेलोसिटी इन एयर, किसकी वेलोसिटी, किसकी स्पीड, साउंड की, और डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो सोर्स पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो स्पीड आपको दे रखी है 340, ये देखो ये लिखा हुआ एयर की स्पीड 340 है, एयर की नहीं, एयर में साउंड की स्पीड 340 है, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 टू द पावर 6। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 340 इंटू 10 टू द पावर -6 हो जाएगा, जब ये अपस्टेयर्स में आएगा ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -6। और फिर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करके आप ऐसा लिख सकते हो, पॉइंट को 2 डिजिट लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो और पावर को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। सो दिस विल बी 3.4, और 10 टू द पावर -6 से 10 टू द पावर -4 लिख देंगे। सो दिस इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव इन एयर, विच वेव, रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे की वेवलेंथ क्या होगी 3.4 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि ये जो ट्रांसमिटेड वेव है इसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो ट्रांसमिटेड वेव की वेवलेंथ निकालने के लिए मैं यहाँ पे लैम्डा टी लिख देता हूँ, ट्रांसमिटेड वेव टी लिख देते हैं इसको। फॉर्मूला बनेगा वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर एंड फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज द फॉर्मूला। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द वेवलेंथ ऑफ ट्रांसमिटेड वेव। सो दिस विल बी लैम्डा टी, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, वाटर के अंदर स्पीड दे रखी है 1496, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10 टू द पावर 6, 1496 इंटू 10 टू द पावर -6। अपस्टेयर्स में लिखेंगे तो -6 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1.496 इंटू 10 टू द पावर -4 लिख सकते हैं इसको, या फिर इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो आ जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। सो दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द ट्रांसमिटेड वेव। तो जो साउंड वेव यहां से आएगी टकरा करके रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसकी वेवलेंथ तो ये होगी 3.4 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर, और जो वेव इसके अंदर ट्रेवल करेगी उसकी वेवलेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी और उसकी वेवलेंथ होगी 1.5 इंटू 10 टू द पावर -4। तो यहाँ पर ये वेवलेंथ आएंगी, वेवलेंथ थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी, बढ़ नहीं जाएगी, 1.5 हो रही है 3.4 से। तो यहाँ पर जो ट्रांसमिट हो रही है वेव उसकी वेवलेंथ ये हो जाएगी, वेवलेंथ थोड़ी कम हो जाएगी, 3.4 से 1.5 हो जाएगी, और ये मीटर में आएगा 10 टू द पावर -4 मीटर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 15.7 हियर। इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसको लिखते हैं। एक हॉस्पिटल है जो अल्ट्रासोनिक स्कैनर का यूज कर रहा है। वो अल्ट्रासोनिक स्कैनर जो है वो ट्यूमर को लोकेट करेगा टिश्यू के अंदर, जैसे कि कोई मसल टिश्यू है या कोई ऑर्गन का टिश्यू है, उसके अंदर कैंसर सेल्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ट्यूमर हो रहा है, तो ट्यूमर से साउंड वेव रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाएगी,
ट्यूमर से साउंड वेव रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाएंगी। तो जो हमारा कंप्यूटर होगा वो उसके बेसिस पे डेटा कलेक्ट करेगा। हम साउंड वेव को भेजेंगे, जहां जहां से जो टिश्यू हार्ड होगा वहां से टकरा करके वापस आ जाएगी। तो जहां जहां से साउंड वेव वापस आएंगी उसके बेसिस पर वो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसके लिए क्या बना देगा, एक इमेज प्रिपेयर कर देगा। तो हमने अपने कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर फिक्स कर रखा होता है जिसका काम होता है कि इस रिफ्लेक्टेड साउंड वेव को कैप्चर करना और उस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारे कंप्यूटर को डेटा देना, और कंप्यूटर उसके बेसिस पर इमेज का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये अल्ट्रासोनिक स्कैनर होते हैं जिसमें ट्यूमर का पता लगाया जा सकता है। अब जो टिश्यू है उसमें साउंड की स्पीड कितनी है, 1.7 किलोमीटर पर सेकेंड। जो टिश्यू है उसमें आपको स्पीड बता रखी है 1.7 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको मीटर में कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन को ऐसा यूनिट में सॉल्व करेंगे। सो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे सो दिस विल बी 1700 मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। और फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4.2 मेगा हर्ट्स। मेगा हर्ट्स, मेगा का मतलब क्या होता है, मेगा का मतलब होता है मिलियन। 4.2 इंटू 10 टू द पावर 6 हर्ट्स। तो ये भी ऐसा यूनिट में आ गया। अब आपसे पूछी जा रही है वेवलेंथ। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव इन द टिश्यू। ये रहा, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द साउंड इन द टिश्यू। तो वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम लोग लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है 1700 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी कितनी है 4.2 इंटू 10 टू द पावर 6। सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा। ये 3 0 से इसको कैंसिल करोगे तो 10 टू पावर 3 रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या होगी, नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी 17/42 इंटू 10 टू द पावर, डिवाइड में आएगा, सॉरी अभी अपस्टेयर्स में लिखा नहीं हमने इसको। दिस विल बी 10 टू द पावर 3। अब इसको अपस्टेयर्स में लिखेंगे तो 17/42 को सॉल्व कर लेंगे। 17/42 को आप सॉल्व करेंगे सो दिस विल बी 0.404। दिस विल बी 0.404, 17/42। और 10 टू द पावर 3 को अपस्टेयर्स में लिखेंगे सो दिस विल बी 10 टू द पावर -3। ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3। इसको ऐसा पड़ा रहने देना तो ऐसा रहने दो, मीटर में आएगा ये आंसर। चेंज करना है तो चेंज कर लो, 4.04 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, पावर को एक पॉइंट से डिक्रीज कर देंगे, -3 से -4 कर देंगे। तो राइट साइड में शिफ्ट करने पर पावर डिक्रीज करते हैं, पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट करने पे। तो ये इसकी वेवलेंथ आ जाएगी। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द वेवलेंथ। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कंपैरिजन का क्वेश्चन है। उसमें एक ट्रेवलिंग वेव आपको बता रखी है, एक स्ट्रिंग के अंदर एक वेव प्रोड्यूस हो रही है, और वो जो वेव इसमें प्रोड्यूस की जा रही है उसके लिए आपको कुछ क्वांटिटीज कैलकुलेट करनी है। तो अभी कैलकुलेट करके बताते हैं। So now we will discuss the next question. The next question is 15.8 question. This one. क्वेश्चन रीड करो आप क्या लिखा हुआ है इसमें, फिर इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं हम लोग। दिस क्वेश्चन 4 पार्ट है इसके, सबको सॉल्व करके बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है ए ट्रांसवर्स हार्मोनिक वेव ऑन ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की वायर को प्लग करेंगे तो उसमें सबसे पहले ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होंगी, तो ये ट्रांसवर्स वेव इसमें प्रोड्यूस होती है। और इसको हमें कंपेयर करना है इक्वेशन को। यहाँ पर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 3 sin 36t 0.018x प्लस 5/4। तो यहाँ पे मैं इसको कंपेयर करता हूँ, y इज इक्वल टू 3 sin, और ये सब कुछ किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में है। क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ है x और y जो है वो सेंटीमीटर्स के अंदर है। ये लिखा हुआ देखो, ये लिखा हुआ सेंटीमीटर में x y, तो ये 3 सेंटीमीटर है, मीटर में नहीं है ये। 3 sin 36t प्लस 0.018x प्लस 5/4। ओके, तो ये एक इक्वेशन है। अब मैं इस इक्वेशन को ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन के साथ कंपेयर करता हूँ। y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस kx प्लस फाई नॉट, इनिशियल फेज होता है ये, फाई नॉट से लिख देते हैं इसको।
ये इक्वेशन है ट्रेवलिंग वेव की। तो यहाँ पर इक्वेशन लिखी गई है ट्रेवलिंग वेव की, जिसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं, और फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है उसको 1 लिख देते हैं। सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। कंपेयर करो। कंपेयर करने पे यही पता लग रहा है कि ये जो इक्वेशन है ये ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन है। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है 36, यहाँ लिखा हुआ है ओमेगा। एम्पलीट्यूड कितना है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ जो जो पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, इस कंपैरिजन में। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ए कितना आ रहा है 3 सेंटीमीटर। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है 2 पाई न्यू होती है, और ये कितनी दे रखी है 36, ऐसा यूनिट में रेडियन पर सेकेंड। इसके अलावा के की वैल्यू, के होता है वेव नंबर या प्रोपेगेशन कांस्टेंट, इसको वेव नंबर बोलते हैं। और वेव नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं 2 पाई अपॉन लैम्डा से। कितना गिवन है 0.018 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। वेव नंबर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है सेंटीमीटर इनवर्स पर सेंटीमीटर। और इनिशियल फेज, इनिशियल फेज आपको क्वेश्चन में गिवन है पाई नॉट, कितना